सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 16 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। पहले पेज पे कई राजनीतिक खबरें हैं, हम उन पे नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली प्रदूषण को लेकर अपडेट है कि चौथे चरण की बंदिशें लागू हैं। GRAP 4 फोर्थ लेवल की, जैसे कि हमने पुरानी भी कई वीडियो में आपके साथ जाना है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये बेसिकली वो नीति है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि प्रदूषण के लेवल के अनुसार दिल्ली पर लागू करी जाएगी। इसमें कई सारी बातें करी गई हैं, जैसे कारखानों में काम की मनाही कर दी जाएगी, मतलब धुआं वगैरह नहीं निकाला जाए। निर्माण आदि कार्य जैसे धूल मिट्टी उड़ती है उनकी मनाही कर दी जाएगी। भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इत्यादि। तो जिस लेवल का पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा उतने ही लेवल पे GRAP के लेवल बढ़ जाती हैं। शुरुआत GRAP 1 से होती है, फिर 2, 3, 4 पे आके कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम सब बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि उससे ना धूल के कण बहुत उड़ते हैं। वो PM 2.5 के लिए बहुत बड़े अच्छे कैरियर होते हैं। इसके बारे में हमने पूरे अपने आर्टिकल वेबसाइट पर लिखा हुआ है, आप वहाँ पर जाके भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं इसमें GRAP के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, हमने वेबसाइट पर लिखा हुआ है। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में देख सकते हैं। इन सब योजनाओं के बारे में आपको परीक्षा में सहायता मिलेगी। मेरे साथियों, आगे बढ़ेंगे। तरक्की के बरकस पोषण की चुनौती, आज का प्रथम संपादकीय शुरू करने से पहले आज के सुविचार लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने कहा है, जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। आखिरकार जनता ही मुखिया होती है। तो मेरे साथियों, ये आर्टिकल है तरक्की के बरकस पोषण की चुनौतियाँ। अगला आर्टिकल है संदेह की सरहद, जो कि हमारी रक्षा परिदृश्य को लेकर है। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल है महंगाई का बोझ। तो चलिए पहले शुरू नीचे से ही करते हैं। महंगाई का बोझ। थोक महंगाई दर ने एक बार फिर झटका दिया है। महंगाई पर काबू पाने पहले से कठिन बना हुआ है। थोक महंगाई के ताज़ा आंकड़े ने आर्थिक प्रबंधकों की बेचैनी बढ़ा दी है। इससे उत्पादकों पर दबाव बढ़ा है। ये कम चिंता की बात नहीं है कि तमाम प्रयासों के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपए लगातार गिर रहा है। वहीं उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पहले से कहीं अधिक कम हो गई है, लिहाजा बाजारों में वैसी रौनक नहीं जैसी अपेक्षा व्यवसायी करते रहे हैं। पिछले वर्ष अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के आंकड़ों में पता चलता है कि महंगाई दबे पांव बढ़ती चली गई है। खाने पीने की चीज़ों के दामों में थोड़ी बहुत नरमी बीच बीच में ज़रूर दिखती रही, लेकिन ईंधन, विनिर्मित उत्पाद और गैर खाद्य वस्तुओं के मूल्य जिस तरह बढ़े हैं उससे थामा नहीं जा सकता। काफ़ी समय से उत्पादन क्षेत्र की रफ्तार सुस्त बनी रहने का अवसर है कि थोक महंगाई बढ़ी है। देखिए, हमने पहले भी कई आर्टिकल्स में बताया है, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, प्रोडक्शन, ये बिल्कुल ना के बराबर होगा तो अर्थव्यवस्था कभी चल ही नहीं पाएगी। और फिर आपको महंगाई कंज्यूमर गुड्स में ओवर हाइप देखने को मिलेगा। खुदरा महंगाई में मामूली गिरावट से भी राहत मिलने की उम्मीद कम है। हालांकि ये 4 महीने के निचले स्तर पर है। बीते वर्ष नवंबर में यह 5.48% था, जो दिसंबर में 5.22% पर आ गई है, जबकि यही दर अगस्त में 3.65% थी। इस लिहाज से ताज़ा गिरावट को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इन सभी आंकड़ों के आधार पर मौद्रिक नीति समिति नीतिगत दरें कम करने की स्थिति में आएगी, इसमें संदेह है। बावजूद इसके मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि समिति की अगली बैठक में काफ़ी दबाव रहेगा। आशंका है कि थोक महंगाई बढ़ने का असर कहीं खुदरा महंगाई पर ना दिखाई दे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार के ताज़ा आंकड़े से हर उपभोक्ता की चिंता बढ़ गई है, जो भी बहुत मुश्किल से घर चला रहा है। फिलहाल महंगाई में स्थिरता की उम्मीद तो नहीं नज़र आ रही, पर इसे सहनशील स्तर पर लाने का प्रयास होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात कही है इस आर्टिकल में।
आगे बढ़ते हैं आज के अगले संपादकीय की ओर, जो कि हमारे रक्षा परिस्थितियों को लेकर है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव लंबे समय से है, मगर करीब 5 वर्ष पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक परस्पर गुत्थम गुत्था हो गए हैं। सबसे तल्खी कुछ अधिक बनी रही है। हालांकि बीते अक्टूबर में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि वे पूर्वी लद्दाख से अपनी सेनाएं वापस बुलाएंगे और एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास नहीं करेंगे। उसके बाद रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों देशों के प्रमुख ने फिर से हाथ मिलाया। इसी दुनिया को यही संदेश गया कि भारत और चीन के रिश्तों में आई करवाहट अब दूर हो गई है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव की स्थितियां फिर नहीं बनेंगी। मगर सेना दिवस से 2 दिन पहले और फिर सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना प्रमुख ने जिस तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा की हकीकत बनाए बयां की, उससे ही जाहिर हुआ है कि भारत अब भी चीन से लेकर सतर्क है। सेना प्रमुख ने कहा कि वहाँ स्थिति अभी भी संवेदनशील है और कुछ मसलों पर गतिरोध बरकरार है, जिस पर बैठकर व्यापक समझ बनाने की जरूरत है। तो चीन के कई भी कदम संदेह से परे नहीं होते। उसने जिस तरह लद्दाख से सेनाओं वापसी करी, सहमति जताई, फिर उसे इलाके में निर्माण कार्य शुरू किए, तो जाहिर है कि वह अपनी रणनीति पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, चीन ने क्या करता है वहाँ पे, भले ही अपने सेना को पीछे की तरफ क्षेत्र में बुला लिया, मगर फिर कुछ दिनों बाद ये खबर आ गई थी कि चीन ने 2 काउंटी शहर बसाने, काउंटी शहर बेसिकली काउंटी ऑफ तहसील कह सकते हो, का आधिकारिक ऑर्डर दे दिया है। मतलब जो कब्जे वाली जगह है उनको वहाँ पे वो अपना घोषित कर चुके हैं आधिकारिक रूप से। इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि 2020 में हुए सैन्य टकराव के बाद चीन ने भारतीय अधिकार वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया और कुछ जगहों पर गांव और प्रशासनिक इकाइयां बसा दी हैं। प्रशासनिक इकाइयां, गांव सब बसा दिए हैं, वहाँ पूरे पूरे गांव बस गए हैं। चीन ऐसी चालें चलता रहा है कि वह जिन मुद्दों पर समझौता करता है उन्हीं के विरुद्ध कदम भी उठाता रहता है। ऐसे में भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। ऐसी बात है कि सेना प्रमुख ने वास्तविकता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार और बड़ी साफगोई से अपनी रणनीति का इजहार किया। और देखिए, वर्तमान में देश भले ही समझौते कितने कर लें, मगर अपने आप को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं। तरक्की की बरकस, पोषण की चुनौती। जयंती लाल भंडारी कहते हैं, भारत में गरीबी और पोषण से संबंधित विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में यह तथ्य रेखांकित हो रहा है कि गरीबी में लगातार कमी आ रही है, लेकिन लोगों के भोजन में पोषक तत्वों की कमी चुनौती बनी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च द्वारा गरीबी पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबों को सीधे लाभान्वित करने वाले सरकारी सहायता कार्यक्रमों के कारण गरीबी में कमी आई है। मतलब जो इतनी बाकी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स होती हैं, उससे फ़ायदा तो हुआ है। वहीं विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट में 2023 में कहा गया है कि भारत में पोषण की स्थिति चुनौतीपूर्ण है, मगर जो वर्ल्ड बैंक की FNO है संस्था, उसने कहा है कि अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है ये। वर्ष 20 से 22 के बीच 7.4 करोड़ लोग अल्पपोषण के शिकार थे। इस रिपोर्ट के विश्लेषण दर्शाता है कि रोजाना 2 बार भोजन की परिभाषा के अनुसार भारत में भूख की समस्या तुलनात्मक रूप से कम हुई है। यानी आबादी के बड़े हिस्से को अनाज संबंधी ज़रूरतें मोटे तौर पर पूरी हो रही हैं, मगर पोषक आहार की कमी बनी हुई है। अभी भी हेल्दी न्यूट्रिशन की कमी है। इस प्रकार वैश्विक भूख सूचकांक 23 में 125 देशों के बीच भारत 111वें स्थान पर दिया है। 125 देशों में SBI रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी में कभी शहर इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी हुई है, जहां वर्ष 11-12 में ग्रामीण करीब 25.7% और शहरी में करीब 13.7% थी। वहीं 23-24 में ये घटकर 4.86 और 4.9% पर आ गई है। गौरतलब है कि बीते 4 जनवरी को प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव 25 को संबोधित करते हुए वो ये कहा था कि देश में ग्रामीण गरीबी में तेजी से कमी आ रही है। वह पिछले वर्ष 24 में घटकर 5% से भी कम रह गई है। साथ ही ग्रामीणों की आमदनी और क्रय शक्ति बढ़ी है। डिजिटल तकनीक की मदद से बेहतरीन डॉक्टर और अस्पताल भी गांव से जुड़ रहे हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए देश को किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। स्वामित्व योजना जैसे अभियान चलाए गए हैं जिससे ज़रिए गांव के लोगों को संपत्ति दस्तावेज दिए जा रहे हैं। गांव के युवाओं को मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया एवं कई योजनाओं से मदद पहुंच रही है। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हमने करा ही था, वो तो सराहनीय है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग को मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम में उनकी गरीबी को कम करने की अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने पीएमजी के वाई के तहत गरीब कल्याण योजना गरीबों को 28 तक मुफ्त अनाज दिए जाने की सुनिश्चित किया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि देश में गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग को व्यवस्थित रूप से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जाने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका प्रभावी बनाई गई है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा जो है वो बेहतर बनाया गया है। देश भर में मौजूदा 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाता है। देखिए, पीडीएस शॉप होती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स होती हैं, राशन शॉप जिन्हें हम कहते हैं। जैसे राशन लाते हैं तो 5 लाख से अधिक दुकानों के माध्यम से ये भोजन पहुंचवाया जाता है, खाद्यान्न। खास तौर से गरीब आपका सब बहुत सारी बातें करी गई, मैं हर चीज़ को नहीं देखूंगा। वैश्विक रिपोर्टों में भी भारत में गरीबों के सशक्तिकरण और विकास से गरीबी में कमी आने और उत्पादकता वृद्धि होने के विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विश्व बैंक की दुनिया में गरीबी संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अधिक गरीबों की संख्या वर्ष 1990 में 43.1 करोड़ रुपये थी, वहीं घटते हुए 21 में 16.74 करोड़ रह गई है। लोक कल्याणकारी योजनाओं से गरीबी और भुखमरी की चुनौती को कम करने में सहायता मिली है। देखिए, कई सारी सरकार ने योजना चलाई हैं, उन योजनाओं से फ़ायदा तो मिला है। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हो गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, अन्नदाता योजना है, और क्षेत्रों में उत्पादन को बेहतर रखने के लिए कई प्रयास करे गए हैं कि कृषि में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, इरिगेशन पॉलिसीज़ हो गई आपकी, सीड पॉलिसीज़ हो गई। हर संभव प्रयास करा जा रहा है कि मोटे अनाज, मिलेट्स प्रमोशन कर रहे हैं मिलेट्स का। इन सब के माध्यम से जितना बेहतर न्यूट्रिशन हो सके हम हमारे देश की जनता को पहुंचा सकें। उम्मीद है कि सरकार वर्ष 25 में देश से गरीबी और घटाने के लिए सशक्तिकरण की योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के साथ नई योजनाओं और नई रणनीतिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, ये उम्मीद है सरकार से। मूडीज़ जो कि अपना वित्त संस्था है, उसने कहा है कि भारत की राजकोषीय स्थिति 25 में साख क्षमता को प्रभावित करेगी। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। इस बीच आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा, उसमें करंट अफेयर्स आपको डिटेल में प्रोवाइड कराई गई है। थैंक यू।